हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको रेंट पे रहना सही है या आपका खुद का घर होना चाहिए, कौन सा सबसे ज़्यादा सही है। दोनों में दो मत है। कोई बोलता है कि खुद का घर होना चाहिए क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 10 साल 20 साल में 4-5 गुना हो जाता है। तो कितना होता है किसी को नहीं पता है क्योंकि वो कंपेरेबल नहीं है। अगर आप खुद का घर रेंट पर लेते हैं तो आप कितना पैसा बचाते हैं, तो इसका दोनों का कंपैरिजन आज हम लोग समझेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगले 20 साल तक हम लोग ये पूरा प्लान करके देखेंगे कि 20 साल के बाद अगर आप रेंट पे रहते हो सेम होम में तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा या कितना पैसा आपके पास बचेगा। और वही सेम घर अगर आपने लोन पे ले लिया है तो 20 साल के बाद आपका क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है। तो मैं हूँ गिरधर और आप हैं मेरे साथ हाउ टू हिंदी पे। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ वक्त गवाए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि आप रेंट पे रहना सही है, बेटर है, या आपको अपना खुद का घर लोन पे लेना सही है। तो मैं ये एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। ये मेरा खुद का केस स्टडी है। जो मैं अभी जहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ पे मैं एक घर लेने वाला था और मैं सोच रहा था कि मैं खुद का एक घर ले लूँ। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इसको हमेशा आपको एनालिटिकली स्टडी करना चाहिए कि आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपका जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो हर एक एरिया वाइज डिपेंड करता है। कोई एरिया में जो कोई अच्छे एरिया में अगर आपने प्रॉपर्टी ले लिया है तो वहाँ पर आपका हो सकता है 5 साल में प्रॉपर्टी का वैल्यू डबल या 3 गुना भी हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा एरिया अगर आपने पकड़ लिया जहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको अगले 10 या 20 साल तक डबल नहीं होने वाला है, तो ये आपको जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एरिया में घर ले रहे हैं, कैसा एरिया है और उसका जो आगे का ग्रोथ है वो एरिया का कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ वक्त गवाए शुरू करते हैं। मैं अपना खुद का केस स्टडी आपको बताने जा रहा हूँ। मैं जहाँ पे अभी रह रहा हूँ, मेरा जो करंट रेट है 2 BHK का, दैट रेंट इज़ अराउंड 6,000 रुपीज़। और मैं अपना खुद का घर लेने का सोच रहा था जहाँ पे मैं एक 2 BHK का जो अपार्टमेंट है वो लेने का सोच रहा था, जहाँ पे उसका वैल्यू करीबन अभी मुझे 11.5 लाख में पड़ रहा था। और उसमें दस्तावेज जो हमको एक दस्तावेज बनाना पड़ता है उसका वैल्यू करीबन 1 लाख रुपए था। तो टोटल वो जो प्रॉपर्टी थी उसका वैल्यू मुझे 12.5 लाख रुपए जैसा पड़ रहा था। तो मैंने एक एनालिटिक्स करके एक दोनों को कंपेयर किया कि मुझे अगले 20 साल के बाद में किस में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहला केस स्टडी हम लोग लेते हैं कि अगर मैं ये सेम घर पे रेंट पे रहता हूँ जहाँ पे मैं 6,000 रुपये रेंट देता हूँ, तो वहाँ पे मुझे अगले 20 साल में कितने रुपए मेरे पास जमा होंगे। तो चलिए एक केस स्टडी शुरू करते हैं कि अगले 20 साल तक अभी का जो मेरा मंथली रेट है वो है 6,000 रुपये। आप ये जानते हैं कि जो सैलरीड पर्सन रहता है उसको HRA बेनिफिट मिलता है। तो 6,000 रुपये के हिसाब से जो मुझे HRA बेनिफिट पड़ रहा है, मेरा अभी टैक्स स्लैब जो है 20% पे, तो 20% मतलब 1,200 रुपये। 1,200 रुपये वो 6,000 रुपये में से सीधा कट जाते। तो मेरा जो इफेक्टिव जो रेंट है वो आ जाएगा आपका 4,800 रुपये। तो अभी मेरा जो 4,800 रुपये है वो मेरा पे कर रहा हूँ इफेक्टिव रेंट। इसके बाद देखते हैं कि मेरा जो रेंट है उसमें हर साल कितना बढ़ोतरी होगा। तो मेरा अभी जो करंट लोकेलिटी है ये हर एक केस टू केस अलग रहता है। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी अलग हो सकता है। वहाँ पे रेंट हो सकता है कि सालाना 5% या 10% रुपये बढ़ रहा है। बट मेरा जो अभी करंट का सिचुएशन है उस हिसाब से मेरा जो रेंट है वो सालाना 2 से 3% बचता है। तो 2 से 3% बढ़ोतरी के हिसाब से अगर मैं 2% ले रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो मेरा जो रेंट है एवरी ईयर 2,000 रुपये बढ़ता जाएगा, 2% बढ़ता जाएगा और 4,800। तो वो 20 साल तक बढ़ेगा। तो टोटल रेंट जो मैं 20 साल में पे करने वाला हूँ, अगर इसी घर में मैं रह रहा हूँ या इसका नियर बाई सिमिलर घर में रहता हूँ, तो टोटल रेंट मैं पे करूँगा 20 साल के लिए करीबन 14 लाख रुपये। 14 लाख रुपये मैं रेंट पे करूँगा। अभी बात करते हैं कि अगर ये सेम प्रॉपर्टी मैं खरीद लेता हूँ, आप 14 लाख रुपए का फिगर याद रखिएगा। अभी सेम बात करते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी मैं खरीदता हूँ, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टी मुझे 12.5 लाख रुपए का पड़ रहा है। तो अगर सेम सिमिलर वे में मैं अभी क्या चाहता हूँ कि मेरा जो रेंट कट रहा है वही सेम रेंट पे मैं अपना EMI चालू करा दूँ और बाकी का जो अमाउंट है वो मैं डाउन पेमेंट भर दूँ। तो यहाँ पे अगर केस हम लोग देखेंगे तो 12.5 लाख रुपए में 8 लाख रुपए का मैं लोन कराना चाहता था और 4.5 लाख रुपए जो है वो मैं कैश देना चाहता था, ताकि जो 8 लाख रुपए का जो EMI है वो करीबन मेरा बनता था 6,600 रुपये।
अब ये 6,600 रुपये में भी आप जानते हैं कि जो सैलरीड पर्सन रहते हैं उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसमें भी मेरा जो टैक्स स्लैब है वो 20% में आता है, तो वहाँ पे भी मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा जो इफेक्टिव EMI का जो कॉस्ट है वो पड़ेगा 5,800 रुपये। तो सेम 5,800 रुपये मेरा EMI पड़ रहा है, सेम मेरा 4,800 रुपये जो है वो मेरा रेंट पड़ रहा था अगर ये सेम प्रॉपर्टी में रहता था। तो मेरा जो ओवरऑल जो बैलेंस है वो मेरा बना रहता था कि ये सेम प्रॉपर्टी में ले लूँ, 4.5 लाख रुपए दे दूँ, तो मेरा जो रेंट दे रहा था वो रेंट नहीं देना है, मुझे EMI देना है ताकि ये प्रॉपर्टी 20 साल बाद मेरी हो जाए। लेकिन इसमें एक लॉस क्या है कि आप 4.5 लाख रुपए एडवांस में दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी आगे आते हैं कि 4.5 लाख रुपए का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो अभी आपका जो लोन है 8 लाख रुपये, वो 8 लाख रुपये आपका हो गया प्रिंसिपल। अभी इसका इंटरेस्ट अमाउंट जो बनेगा, आपको जो इंटरेस्ट देना है 20 साल के अंदर, वो हो रहा है करीबन 6,11,000 रुपये। तो आपका जो टोटल वैल्यू है, अच्छा अभी इसमें और एक चीज़ रहना बाकी रह गया कि इसमें आप मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको देना पड़ेगा, जो कि होता है करीबन 5% सालाना जो रहता है। अभी मैं अगर गिनता हूँ तो मेरा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है करीबन महीने का 500 रुपये पड़ता है। तो 500 रुपये भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा कि सालाना मुझे कितना देना पड़ेगा, और 20 साल में मेरा जो 500 रुपये है वो रेट में कितना बढ़ोतरी होगा, ठीक है। मैं 5% के हिसाब से भी मेंटेनेंस कॉस्ट में बढ़ोतरी मान रहा हूँ, मतलब हर साल मेरा 500 रुपये में 5% का बढ़ोतरी होता जाएगा। तो उस हिसाब से मेरा जो 20 साल का मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो करीबन आ रहा है 2 लाख रुपये। तो टोटल मिला के ये प्रॉपर्टी मुझे कितने में पड़ रही है, टोटल मिला के इंटरेस्ट के साथ में और टैक्स बेनिफिट माइनस करके ये प्रॉपर्टी मुझे पड़ रही है करीबन 20.5 लाख रुपये में, 20.6 लाख रुपीज़। तो ये प्रॉपर्टी 20 साल के बाद मैं ये प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊँगा और मैं कुल कितने पैसे पे करूंगा, 20,60,000 रुपीज़। अब यहाँ पे दोनों केस हमने देखे। एक में हमारा जो टोटल रेंट में पे कर रहा हूँ 20 साल तक वो करीबन आ रहा है 14 लाख रुपए, और दूसरे केस में ये प्रॉपर्टी पूरा मेरा हो जाएगा कितने लाख रुपए में, 20.6 लाख रुपए में। अब यहाँ पे गेम कहाँ पे होता है कि अगर मैं रेंट पे रहता हूँ तो मैंने जो एडवांस पेमेंट दिया है, ठीक है, दो चीज़ें, अगर मैं रेंट पे रहता हूँ तो मैं जो लोन मैंने कराया था उस लोन में मैंने एक एडवांस पेमेंट किया था 4.5 लाख रुपए, वो 4.5 लाख रुपए मेरे बच जाएंगे। वो 4.5 लाख रुपए अभी मैं मान रहा हूँ कि वो 4.5 लाख रुपए मैं बचा के जब रेंट पर रह रहा हूँ 4.5 लाख रुपए को मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ कहीं पे। अभी मेरा जो करंट पोर्टफोलियो है मैं हमेशा इन्वेस्ट करना प्रीफर करता हूँ म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड का ऑन एन एवरेज 15 से 16% है आपको रिटर्न मिल जाता है सालाना, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं 10 साल से ज़्यादा समय के लिए। तो अभी यहाँ पे तो हम लोग 20 साल की बात करें तो 20 साल तक अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो अभी मैं 16% भी नहीं गिन रहा हूँ, मैं गिन रहा हूँ ओनली 12% रिटर्न पे अगर मैं ये 4.5 लाख रुपए को कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद और एक टर्म आता है, वो टर्म क्या है कि आप यहाँ पे जब रेंट प्रॉपर्टी को बाई कर रहे हैं उस टाइम पे आप कितना EMI दे रहे हैं, इफेक्टिव EMI की बात कर रहे हैं। इफेक्टिव EMI आप दे रहे हैं 5,800 रुपये, और आप जब रेंट पे रह रहे हो तब आप कितना पैसा दे रहे हो, तब आप रेंट कितना दे रहे हो, 4,800 रुपये। तो ये दोनों को मैं माइनस करूँगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैं रेंट पे रहता हूँ तो मैं 1,000 रुपये जब प्रॉपर्टी खरीद लूँगा तब ज़्यादा दूंगा इसको लेके। तो वो 1,000 रुपये का भी हम लोग बात करेंगे कि वो 1,000 रुपये भी मेरा महीने का कॉस्ट बच रहा है। तो ये दोनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं 4.5 लाख रुपए और मैं लमसम इन्वेस्ट कर देता हूँ म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए, और ये जो 1,000 रुपये मेरे महीने बच रहे हैं उसका मैं एक SIP करा देता हूँ 20 महीने के लिए, तो टोटल मेरा कितना पैसा बचेगा, वो टोटल मेरा पैसा जो है इस इन्वेस्टमेंट के जरिए बच रहा है 43 लाख रुपीज़। मतलब मेरा ये जो 4.5 लाख रुपए और 1,000 का जो SIP है वो अगर 20 साल तक कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा जो मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है वो है 43 लाख रुपीज़। अब ये 43 लाख रुपीज़ जो रेंट टाइम पे बन रहा है उसमें से हम लोग वो कॉस्ट माइनस करेंगे जो रेंट पे हम लोग दे रहे हैं। रेंट पे हम लोग, मैं आपको बात किया था कितनी दे रहे हैं, 14 लाख रुपये। तो 43 लाख रुपए में से 14 लाख रुपए मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास 20 साल के बाद 33 लाख रुपए मेरे हाथ में होंगे, करेक्ट। सिमिलर वे में मैं बात करता हूँ अगर मैं रेंट पे रहता था तो यहाँ पे भी मैं एक अमाउंट आपको बताई थी कि आपको ये घर कितने का पड़ेगा जब आप पूरा 20 साल खत्म हो जाएगा, वो घर आपको पड़ेगा टोटल 20.59 लाख्स, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि वो घर अगर मैं 20 साल के बाद बेचता हूँ तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बात आती है कि प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन कैसा होता है, आपका हर साल प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना बढ़ रहा है, वो आपका लोकेलिटी वाइज अलग अलग हो सकता है। कोई ऐसा एरिया आपने पकड़ लिया जहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत चांसेस है नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में, वहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन कोई एक ऐसा एरिया आपने सेंटर में पकड़ लिया जो बहुत पुराना है, ठीक है, वो एरिया में प्रॉपर्टी का रेट इतना नहीं बढ़ेगा, मतलब हो सकता है मंथली 2 से 3% बढ़े, उससे ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन मैं अभी जो एरिया में रह रहा हूँ ऑन एन एवरेज 5% पकड़ रहा हूँ, तो 5% के हिसाब से मेरा जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होगा वो अगले
20 साल के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी बिकेगी 33 लाख रुपए में। मैंने 8 लाख रुपए का ईएमआई कराया था और 4.5 लाख रुपए जो मैंने एडवांस दिए थे, तो मेरा टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू था 12.5 लाख में ये प्रॉपर्टी मैंने ली थी। और ऑलमोस्ट 3 गुना, 20 साल के बाद 3 गुने में ये प्रॉपर्टी में बेचूंगा, कितने, 33 लाख रुपए में। तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है 33 लाख रुपीज़ माइनस मैंने टोटल पैसा कितना दिया प्रॉपर्टी को लेने के लिए, 20,60,000 रुपीज़। तो ये मैं माइनस करूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉपर्टी, जो मेरा सेविंग बच रहा है, मतलब मेरे हाथ में जो पैसा आएगा वो करीबन आएगा 12.5 लाख रुपए। तो आप दोनों केस आपने समझ लिया कि अगर मैं रेंट पे रहता हूँ तो मेरे पास बचते हैं 20 साल के बाद 33 लाख रुपए। अगर मैं खुद का घर लेता हूँ, सेम घर में अगर खुद का ले लेता हूँ, तो मेरे पास 20 साल के बाद 12.5 लाख रुपए बचेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं रेंट पे रहता हूँ तो मुझे 33 लाख मिल रहे हैं, और अगर मैं खुद का घर लेता हूँ तो मुझे 12.5 लाख मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? मैं चाहता हूँ कि मैं रेंट पे रहूँ, क्योंकि रेंट इज़ मोर सूटेबल फॉर मी, क्योंकि 20 साल के बाद मेरे पास 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा रहेंगे, जो मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ या मेरा गोल कंप्लीट करने के लिए मुझे हेल्प कर सकता है। तो सिमिलर केस आप अपने लिए भी देख सकते हैं कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं तो आप ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए। ऐसे ब्लाइंडली डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि 20 साल के बाद गॉड नोस क्या होने वाला है। उसके बाद में आप हो सकता है लॉस में चले जाए। अगर आप रेंट पे रहते तो हो सकता है सही होगा कि आप जो है अपना पैसा बचा सकते हैं, जैसे मैं अभी मेरा केस में 20 लाख रुपए बचा रहा हूँ। दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं 20 साल के बाद अगर उसको बेचने का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी का एज भी हो जाता है, एज लिमिट भी फैक्टर करता है कि 20 साल, सेम प्रॉपर्टी का 20 साल हो गया। मैं यहाँ पे यही गिन रहा हूँ कि आपने नया प्रॉपर्टी लिया है, तो 20 साल के बाद वो प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि 20 साल के बाद कोई खरीदता नहीं है। अभी जनरली सब लोग नई प्रॉपर्टी ज़्यादा खरीदना प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम तक वो वहाँ पे रह सकते हैं। 20 साल के बाद आप सोचिए, आपने कोई घर लिया जो 20 साल पुराना है, आप उसमें कितना टाइम रह सकते हैं? मैक्सिमम 5 साल 10 साल, उसके बाद में आपको तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी का आपको नेक्स्ट अप्रिशिएशन उसमें नहीं मिलेगा। तो ये फैक्टर भी आपको सोच के रखना है। तो ये जो कैलकुलेशन जहाँ पे मैंने एक एक्सेल फॉर्मेट में की है, कैलकुलेशन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें डाउनलोड करिए, आप उसका दोनों केस आपके लिए कंपेयर करिए और आप उसमें देखिए कि आपको कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपका जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है दोनों में आपको कितना बेनिफिट हो रहा है और कौन सा केस आपके लिए सही है। आप ऐसे ही वीडियो नए जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारीप्रद रहा होगा, आपको इसमें से कुछ अच्छा जानने को मिला होगा और आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाए आपका इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। ऐसा ना हो कि 20 साल के बाद आप लॉस में चले जाए। तो आपको एक संभल कर एक डिसीजन लेना है और उसके लिए ये जो टूल है वो आपकी हेल्प करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप इस मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।